wave theory and Planck's quantum theory. So today we are going to look at numericals of Bohr theory and your de Broglie and Heisenberg. ठीक है, so let's start with this first numerical. This is question number 13th of your NCERT. What is the wavelength of light emitted when the electron in a hydrogen atom undergoes transition from an energy level with n equals to 4 to an energy level with n equals to 2. ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जब फोर्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जंप मारता है तो वो किस वेवलेंथ की लाइट एमिट करता है. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू गिव यू अ हिंट हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ठीक है, सो आपने बोहर फॉर्मूला भी किया था और बामर सीरीज से थ्रू भी फॉर्मूला किया था, कोई भी यूज़ कर सकते हो. तो वेव नंबर क्या हो जाएगा, वेव नंबर इज गोइंग टू बी 1.097 into 10 raised to power 7 over 1 over n1 square minus 1 over n2 square. ठीक है, जहाँ n1 छोटे वाला ऑर्बिट है और n2 आपका बड़े वाला ऑर्बिट है. ठीक है, सो वेव नंबर क्या हो गया आपका 1.097 into 10 raised to power 7 into 1 over. ओके, नाउ लेट्स क्विकली सी. आपका n1 क्या है 2 और n2 क्या है 4. ठीक है, बड़े वाला ऑर्बिट क्या है 4 और कहाँ पे आ रहा है छोटे वाले ऑर्बिट पे, दैट इज 2, राइट. सो इट इज गोइंग टू बी 1 over 2 square minus 1 over 4 square, that is 1.097 into 10 to the power 7 into 1 over 4 minus 1 over 4 square is 16. ठीक है, सो 1.097 into 10 to the power 7 और ये आंसर किसमें आने वाला है मीटर इनवर्स में. ठीक है, सो यू कैन टेक 16 एज एलसीएम. ठीक है, सो 4 is 16, तो 4 minus 1 3. ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लोगे, आपका वेव नंबर आ जाएगा. उसके बाद आपने लैम्डा निकालना है. लैम्डा कैसे निकालोगे, लैम्डा इज गोइंग टू बी 1 over nu bar. ठीक है, बिकॉज वेव नंबर एंड लैम्डा आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ठीक है, इसको सॉल्व करके आपका आंसर किस में आएगा, आंसर आ जाएगा आपका मीटर्स में. ठीक है, नेक्स्ट. ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी. हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयनाइज अ हाइड्रोजन एटम इफ द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज द फिफ्थ ऑर्बिट? Compare your answer with the ionization enthalpy of enthalpy is basically energy change. ठीक है, so you're going to talk about enthalpy in details in the 6th chapter, that is thermodynamics. ठीक है, now compare your answer with the ionization enthalpy of hydrogen atom, that is energy required to remove the electron from the first orbit. ठीक है, तो इसमें आपने आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी है और मैंने आपको आयनाइजेशन एनर्जी का एक फॉर्मूला बताया था. सो अगर नहीं याद तो रेफर योर नोट्स. मैंने आपको बताया था कि ऐसा एक क्वेश्चन आने वाला है. ठीक है, सो व्हाट वाज द फॉर्मूला, आयनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम द nth ऑर्बिट वाज व्हाट 2.18 into 10 raised to power minus 18 over n square. सो बेसिकली हमने क्या किया, हमने माइनस साइन हटा दिया सिर्फ. ठीक है, इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो. तो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी 2.18 into 10 raised to power minus 18 over 5 square. क्योंकि ये आयनाइजेशन एनर्जी कहाँ से है, फिफ्थ ऑर्बिट से. इलेक्ट्रॉन को रिलीज होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, सो इतनी चाहिए. क्लियर, तो इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, सो जस्ट सॉल्व इट और आपका आंसर किस में आएगा, जूल्स. नाउ कंपेयर इट विद द आयनाइजेशन एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन ने फर्स्ट ऑर्बिट से जाना है. तो ये क्या हो जाएगा 2.18 into 10 raised to power minus 18 over 1 square. क्लियर है, सो राइट ओवर 1 लिखना है, लिखो, नहीं लिखना मत लिखो. नाउ आई हैव टू कंपेयर इट. सो बेसिकली आई नीड टू फाइंड आउट द रेशियो. सो IE5 over IE1 is going to be 2.18 into 10 raised to power minus 18 over 25 over 2.18 into 10 raised to power minus 18 over 1. ठीक है, सो ये मेन कैलकुलेशन तो खत्म ही हो गई आपकी यहाँ.
1/25, ठीक है। सो आपका क्या आंसर आया, IE5 ओवर IE1 इज 1/25, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा आगे कैसे करना है, आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, रेशो के फॉर्म में भी लिख सकते हो, IE5:IE1 इज 1:25, और व्हाट यू कैन डू इज यू कैन क्रॉस इट, दैट इज IE1 is 25 times IE5, ठीक है। तो कैसे भी करिए, you can leave it like this, you can put it in a ratio format and you can do it like this. MCQ है तो जिस फॉर्म में दिया है वही आप टिक करोगे, ठीक है। क्लियर, वेरी इजी क्वेश्चन, ये जरूर याद रखना है आपने फॉर्मूला, ठीक है। सो लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so next question is what is the maximum number of emission lines when the excited electron of a hydrogen atom is in n equals to 6 and it drops to ground state, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन 6th ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, ठीक है, सबसे ओरिजिनल स्टेट में आ रहा है, तो मैक्सिमम कितनी, तो हाइड्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट होती क्या है, द फर्स्ट ऑर्बिट, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो बेसिकली n जब 6th ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है तो कितनी एमिशन लाइंस बन रही है, ठीक है। सो हियर आई वांटेड टू गिव यू दीज टू फॉर्मूलाज कि इलेक्ट्रॉन जो है अगर किसी भी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है या ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है तो कितनी एमिशन या स्पेक्ट्रल लाइंस बनेगी, उसका फॉर्मूला क्या है, n(n-1/2), ठीक है। दिस इज फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है। सो n(n-1/2), क्योंकि ग्राउंड स्टेट में हमेशा n equals to 1 ही होगा, तो ये वाला n क्या है, ये वाला n है जहाँ इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से गया या जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से आया, ठीक है, राइट। उसी तरह अगर आपको पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन अ हाइड्रोजन एटम जब इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जा रहा है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n2-n1+1 × n2-n1/2, ठीक है। यहाँ पे n2 और n1 कैसे देखना है, जो बड़ा है वो n2 लेना है, जो छोटा है वो n1 लेना है, चाहे इलेक्ट्रॉन छोटे से बड़े में जा रहा है या बड़े से छोटे में जा रहा है, क्लियर है। अगर आप उल्टा भी ले लोगे तो माइनस और माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। सो यहाँ पे आपको ग्राउंड स्टेट से पूछा है, तो लेट्स यूज दिस फॉर्मूला। आपका n क्या है, 6, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस कितनी हो जाएंगी, 6 × 6-1/2, दैट इज 6×5 = 30, 30/2 कितनी हो गई, 15 लाइंस, ठीक है, क्लियर है। फॉर्मूला नोट कर लो, हेल्प करेगा एमसीक्यूज में आगे। Okay, now coming on to question number 16 of NCERT, a very interesting question. The energy associated with the first orbit in the hydrogen atom is -2.18 × 10⁻⁻18 joules per atom. Even if it is not given, you can also directly find out the answer. What is the energy associated with the fifth orbit? ठीक है, तो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। You already know the answer. Sorry, know the formula. The energy associated with the nth orbit is -2.18 × 10⁻⁻18/n². So even if it is not given, you can again solve it straight away. So energy associated with the fifth orbit क्या हो जाएगा, -2.18 × 10⁻⁻18/5². That is -2.18 × 10⁻⁻18/25, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा इन जूल्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोहर्स फिफ्थ ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है। सो अगेन डायरेक्ट रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज a0 × n². Now unless asked, you don't need to convert it into meters, that is SI units, ठीक है। तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट क्या हो गया, a0 कितना होता है, 52.9 ले सकते हो आप, 0.529
0.9 भी ले सकते हो, इट जस्ट डिपेंड्स आप आंसर किस में निकाल रहे हो। अगर आप 0.529 लोगे तो आंसर किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम्स में आएगा। 52.9 लोगे तो पिकोमीटर्स में आएगा, ठीक है, इनटू एन स्क्वायर। एन स्क्वायर कैसे 25 हुआ, 5 स्क्वायर, ठीक है, फिर उससे 25 बन गया। इफ यू वांट वी कैन डू इट इन वन मोर स्टेप इनटू 25 एंड यू विल गेट योर आंसर इन एंगस्ट्रॉम, ठीक है। सो इफ यू वांट यू कैन कन्वर्ट इट टू मीटर्स, बट इफ इट्स नॉट आस्क्ड देन यू डोंट नीड टू, ठीक है, क्लियर है। सो डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन थी इस न्यूमेरिकल में, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट, वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट। Okay, calculate the wave number for the longest wavelength transition in Balmer series of atomic hydrogen, ठीक है। This is a very typical competition question, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। तो इंस्टेड ऑफ टेलिंग यू इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट से कौन से ऑर्बिट में जंप किया, उन्होंने आपको इसमें कुछ की वर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट की वर्ड और द फर्स्ट हिंट इज दैट longest wavelength transition, ठीक है। and the second keyword is Balmer series, ठीक है। अब बामर सीरीज कब बनती है, जब इलेक्ट्रॉन कहीं भी बाहर वाले ऑर्बिट से कहाँ आता है, सेकेंड ऑर्बिट में। दैट मीन्स जो आपका छोटे वाला या अंदर वाला ऑर्बिट है दैट इज n1, वो क्या है 2, ठीक है। अब ये कहाँ से जंप मार के 2 में आ रहा है ये नहीं दिया हुआ, बट इसके लिए आपको हिंट क्या दी है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन है वो। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी ट्रांजिशन है या सबसे कम फ्रीक्वेंसी का, क्योंकि सबसे ज्यादा वेवलेंथ मतलब सबसे कम फ्रीक्वेंसी का ट्रांजिशन है या सबसे कम एनर्जी वाला ट्रांजिशन है, ठीक है। तो अब आप दिमाग लगाइए कि अगर आपको कहीं जंप मारनी है तो अगर आप सबसे पास जंप मारोगे तो सबसे कम एनर्जी लगेगी, अगर दूर जंप मारना है तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो क्योंकि ये सबसे कम एनर्जी का ट्रांजिशन है दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन सबसे नियरेस्ट वाले ऑर्बिट से इसके पास आया है। इसका मतलब आपका N2 क्या है, N2 इज 3, ठीक है। सो आगे तो फॉर्मूला आपको पता ही है, वेव नंबर इज 1.097 into 10 raised to power 7 over 1 over n1 square minus 1 over n2 square। आंसर किस में आएगा, मीटर इनवर्स में। डू नॉट फॉरगेट द यूनिट्स। सो इसमें आप सिंपली वैल्यूज डाल लीजिए। क्वेश्चन तो बहुत छोटा था, सिर्फ दिमाग लगाना था n1 n2 आइडेंटिफाई करने में, ठीक है। सो 1 over 2 square minus 1 over 3 square। आई एम श्योर यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। इसको सॉल्व कीजिए एंड साथ में मीटर इनवर्स, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, now let's look at this question. What is the energy in joules required to shift the electron of the hydrogen atom कहाँ से कहाँ, फर्स्ट ऑर्बिट टू फिफ्थ ऑर्बिट, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन ने फर्स्ट से फिफ्थ में कूद मारना है तो उसको कितनी एनर्जी चाहिए, एंड ये दिस वाज द फर्स्ट थिंग, द एनर्जी इज आस्क्ड, ठीक है, व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम n i, इनिशियल ऑर्बिट क्या है फर्स्ट और फाइनल ऑर्बिट क्या है फिफ्थ, ठीक है। एंड इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सो द डेल्टा E that is the net energy required is going to be RH, Rydberg's constant, into 1 over Ni square minus 1 over Nf square। So डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा। आगे पूछा है what is the wavelength of light emitted when the electron returns to ground state, that is अब जब इलेक्ट्रॉन फिफ्थ से फर्स्ट में आ रहा है then what is the wavelength of light emitted। इसके लिए हम फॉर्मूला लगा लेंगे अपना दूसरा वेव नंबर का, ठीक है। द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज -2.18 into 10 raised to power -11 अर्ट्स, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, राइट। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो डायरेक्ट लगा लीजिए। RH क्या होता है आपके
पास RH इज 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल्स, ठीक है, एंड 1/Ni. Ni इज द इनिशियल ऑर्बिट, कितना था 1, माइनस NF इज द फाइनल ऑर्बिट दैट इज 5. ये हो गया. सो दिस इज गोइंग टू बी over 1 minus 1/25. कितना हो जाएगा? ज़्यादा मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है. So 25 is going to be the LCM. 25 minus 124/25. इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा जूल्स में, ठीक है. Now it is saying what is the wavelength of light emitted. इसको सॉल्व करके आंसर आ रहा है 2.09 into 10⁻⁻18 joules. Clear है? So you've got delta E. Clear है? Okay, now you have to find out the wavelength. So delta E या energy is going to be what? hc over lambda. हम यही क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि फर्स्ट से फिफ्थ में गया था तो एनर्जी चेंज था, तो फिफ्थ से फर्स्ट में आएगा सेम एनर्जी चेंज होएगा. द ओनली थिंग इज जब फर्स्ट से फिफ्थ में गया था तो डेल्टा ई अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब हुई थी, और जब फिफ्थ से फर्स्ट में आ रहा है तो डेल्टा ई एनर्जी इज गिवन आउट, ठीक है. तो हम डायरेक्ट ये E इक्वल्स hc ओवर लैम्डा वाला फॉर्मूला इसमें लगा सकते हैं, ठीक है. तो लैम्डा क्या हो जाएगा आपका hc ओवर डेल्टा E. That is 6.626 into 10⁻⁻34 into 3 into 10⁻8. If you want, मैंने आपको पिछले वीडियो में एक टिप दी थी, HC को आप सॉल्व करके याद रखो 1.99 into 10⁻⁻25, तो आपका कैलकुलेशन का टाइम काफ़ी बच जाएगा. ओवर डेल्टा E 2.09 into 10⁻⁻18, ठीक है. इसको सॉल्व कर लेंगे, आपके पास वेवलेंथ आ जाएगी दैट इज लैम्डा. आंसर आ रहा है 9.50 into 10⁻⁻8 मीटर्स, ठीक है. सो पहले हमने डेल्टा ई जो आपको बोहर थ्योरी ने फॉर्मूला दिया है उससे डेल्टा ई निकाल लिया, और फिर डेल्टा ई से आपने प्लैंक्स थ्योरी के फॉर्मूला से यू हैव टेकन आउट वेवलेंथ, ठीक है. इसको नोट कर लीजिए. वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, this is question number 19. The electron energy in hydrogen atom is given by En is minus 2.18 into 10⁻⁻18. Calculate the energy required to remove an electron completely from the second orbit, and what is the longest wavelength of light in centimeters that can be used to cause this transition, ठीक है. तो बेसिकली आपसे पूछा है कि अगर इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में है और उसको बिल्कुल दफा कर देना है, मतलब उसको स्वर्ग में भेज देना है, दैट इज उसको ऑर्बिट से ही बाहर निकाल देना है, तो कितनी एनर्जी लगेगी. सो बेसिकली दे आर आस्किंग यू आयनाइजेशन एनर्जी व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज इन द सेकेंड ऑर्बिट. तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, बस माइनस हट जाएगा. 2.18 इंटू 10⁻⁻18 ओवर n. n क्या है आपका 2, n स्क्वायर, सो 2 स्क्वायर. इसको आप सॉल्व कर लो, आपका क्या आ जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है. सो 2.18 इंटू 10⁻⁻18 ओवर 4, ठीक है. इसको सॉल्व कर लीजिए. सो कितना आ रहा है 0.545 इंटू 10⁻⁻18 जूल्स, ठीक है. अब आपसे पूछा है कि इस ट्रांजैक्शन से कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कितनी है. सो अगेन पहले वाले न्यूमेरिकल में किया था, कैसे करेंगे हम, सेम फॉर्मूला लगाएंगे. डेल्टा टी इज गोइंग टू बी hc ओवर लैम्डा, which implies lambda is going to be hc over delta E, ठीक है. सो 6.626 into 10⁻⁻34 into 3 into 10⁻8 over 0.545 into 10⁻⁻18, ठीक है. इसको आप सॉल्व कर लोगे, आपके पास आ जाएगा
डेल्टा सॉरी लैम्डा। इसको सॉल्व करके आ रहा है 3.645 इंटू 10⁻⁻7 मीटर्स। बड़ी स्पेसिफिकली आंसर सेंटीमीटर में पूछा है। सो 1 मीटर इज 10⁻² सेंटीमीटर। तो कितना हो गया 3.645 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो ये आपकी वेवलेंथ आ गई कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस ट्रांजिशन। ठीक है, सो पहले आपने आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला निकाला और उसके बाद आपने क्या किया, आपने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का फॉर्मूला लगाया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 2.05 इंटू 10⁻7 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, आपको क्या निकालना है, आपको लैम्डा निकालना है और आपको वेलोसिटी दी हुई है 2.05 इंटू 10⁻7 मीटर्स पर सेकेंड। सो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ हम लगाएंगे डी ब्रॉगली, क्योंकि लैम्डा इज h/mv। डी ब्रॉगली इक्वेशन जो है वो पार्टिकल और वेव नेचर को कनेक्ट करती है। ठीक है, so we'll just put the values here. So 6.626 into 10⁻⁻34, that's your Planck's constant. Then m, आपको क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, उसका मास कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 kgs। तो वही यहाँ डाल देंगे, आपको पता होना चाहिए, इंटू वी। वी आपको दिया हुआ है 2.05 इंटू 10⁻7। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका लैम्डा आ जाएगा एंड योर आंसर इज गोइंग टू कम इन मीटर्स। ठीक है, क्लियर है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, नहीं भी दिया हुआ तो भी चलेगा। If its kinetic energy is 3 into 10⁻⁻25 joules, calculate its wavelength। ठीक है, अब इसमें आपको वेलोसिटी की जगह काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, तो पहले आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा के इसकी वेलोसिटी निकालोगे, दैट इज हाफ mv²। ठीक है, विच इम्प्लाइज आपका v² क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला गया और m नीचे आ गया, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी ओवर m। ठीक है, 2 यहाँ चला गया, m नीचे आ गया, इक्वल्स टू v²। तो आपका v² क्या हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻25 ओवर m। m क्या है आपका 9.1 इंटू 10⁻31। इसको आप सॉल्व कर लोगे। इसको सॉल्व करके आ रहा है 65.9 इंटू 10⁻4। ठीक है, मीटर स्क्वायर ओवर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि v² है तो v की यूनिट्स जो थी वो स्क्वायर हो गई। क्लियर है। अब आपने निकालना है v, तो v क्या हो जाएगा, इट्स गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ 65.9 इंटू 10⁻4। ठीक है, कॉम्पिटिशन्स में कई बार टाइम नहीं होता, सो यू नो दैट 8² इज 64। तो आपका यहाँ 65.9 का स्क्वायर करीबन 8.1 तक आ जाएगा। ठीक है, राइट। सो अदरवाइज इसको सॉल्व करके आ रहा है 8.12 इंटू 10⁻² मीटर्स पर सेकेंड। क्लियर है। सो आपको ये भी समझ आ गया स्क्वायर रूट आप शॉर्टर मेथड से कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, नाउ यू गॉट v, आपको क्या निकालना है, वेवलेंथ। अब डी ब्रॉगली लगाओ, लैम्डा इज h/mv, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 into 10⁻⁻34, m is mass of the electron and v is your velocity जो आपने अभी निकाली है। ठीक है, इसको okay, now the question is show that circumference of the Bohr orbit for the hydrogen atom is an integral multiple of de Broglie wavelength associated with the electron revolving around the orbit। ठीक है, तो आपको क्या प्रूव करना
कि जो सर्कमफ्रेंस है 2 पाई r फॉर हाइड्रोजन एटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है। सो बेसिकली यू नीड टू प्रूव दैट जो सर्कमफ्रेंस है इज एन इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब n इंटू वॉट, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है, इज इक्वल टू n लैम्डा वेयर n इज एन इंटीजर, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। कैसे करोगे? बोहर थ्योरी क्या कहती है कि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग ओनली इन दैट ऑर्बिट जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम इज nh/2 ये कहाँ से आया? दिस इज फ्रॉम योर बोहर थ्योरी, ठीक है। अब मेरे को सर्कमफ्रेंस चाहिए तो मैं इधर 2 पाई r बना लेती हूँ, तो mv दूसरी साइड आ जाएगा nh/mv. So let this be my equation 1. Then you know that lambda is h/mv. ये कहाँ से आया? From de Broglie. Let this be equation 2. So you put the values of equation 2 in equation 1, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको h/mv दिख रहा है, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? आप लैम्डा लिख सकते हो। सो 2 पाई r इज n लैम्डा. सो दिस इज व्हाट यू हैड टू प्रूव, ठीक है। तो ये आपका प्रूव हो गया कि सर्कमफ्रेंस ऑफ द बोहर ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए। Okay, next question. What transition in hydrogen spectrum would have the same wavelength as Balmer transition n equals to 4 to n equals to 2 of helium spectrum? ठीक है, वो कह रहा है कि हीलियम आयन में इलेक्ट्रॉन 4th ऑर्बिट से 2nd ऑर्बिट में जंप कर रहा है। When it jumps, it is emitting certain radiations, ठीक है। तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जंप करे कि सेम वेवलेंथ की रेडिएशंस रिलीज हो, जो कहाँ से रिलीज हो रही हैं? जब इलेक्ट्रॉन हीलियम आयन में 4th से 2nd ऑर्बिट में जंप कर रहा है, ठीक है। तो सेम वेवलेंथ या सेम वेव नंबर भी कैलकुलेट कर लोगे तो बिल्कुल सेम एक ही बात होएगी, ठीक है, राइट। सो वेव नंबर फॉर हाइड्रोजन लाइक आयंस 1.097 into 10⁻⁷ ओवर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, एक्स्ट्रा क्या आ जाता है यहाँ इंटू z स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आपका n1 क्या है? छोटे वाला ऑर्बिट, n2 क्या है? बड़े वाला ऑर्बिट, और आपका z क्या है? इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम, दैट्स 2, ठीक है। यहाँ फिल कर देंगे तो वेव नंबर कितना हो गया? 1.097 into 10⁻⁷ into 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर into 2 स्क्वायर। क्लियर है? सो इसको आगे सॉल्व कीजिए। 1.097 into 10⁻⁷ over 1/4 minus 1/16 into 4, ठीक है, क्लियर है। सो यहाँ 16 एलसीएम आ गया, सो दिस इज 3/16. सो दिस इज 3/16 और यहाँ पे 4, तो क्या आ गया आपका? 3/4 into 1.097 into 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ तक आप इसको नोट कर लीजिए। क्लियर है? अभी तक हमने क्या सॉल्व किया कि जब हम हीलियम आयन लेते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन 4th से 2nd ऑर्बिट में जा रहा है, तो दिस इज द वेव नंबर, ठीक है। फॉर सम पर्पस आई हैव नॉट सॉल्व्ड इट, ठीक है। आगे देखिए, हाइड्रोजन में ऐसा कब आएगा, ठीक है। सो हाइड्रोजन में वो क्या कह रहा है कि ये आंसर कब आएगा, ठीक है। सो इफ यू सिट एंड ट्राई डूइंग इट, एक एक करके देखोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जस्ट बाय डिंट ऑफ एक्सपीरियंस 3/4 कैसे आना चाहिए? 3/4 आएगा जब 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर करोगे, ठीक है। आगे इस n इक्वल्स टू 2 से लेके n इक्वल्स तक 1 के काफ़ी सारे MCQs बन जाते हैं, इसी वाले के बनते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसको सॉल्व करो।
कितना आता है 3/4 इंटू 1.097. कैसे, यहाँ पे 4 LCM हो गया, सो 4 - 1 3. ठीक है, सो इन हाइड्रोजन एटम वी गेट द सेम वेवलेंथ. यहाँ वेव नंबर सेम आ रहा है तो मतलब वेवलेंथ भी सेम होगी. सेम वेवलेंथ when the electron is jumping from n equals to 2 to n equals to 1. ठीक है, इसको नोट कर लीजिए. Okay, so look carefully at this question. इसमें क्या हो रहा है, हीलियम जो आयन है He पॉजिटिव वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है. ठीक है, सो बेसिकली आपने आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी है हीलियम आयन की. जब हीलियम आयन He पॉजिटिव एक और इलेक्ट्रॉन लूज करता है. ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे. सो व्हाट इज द फॉर्मूला. आयनाइजेशन एनर्जी इज गोइंग टू बी 2.18 इंटू 10⁻⁻18 ओवर n² इंटू z². ठीक है, हीलियम में भी फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है क्योंकि क्या दिया हुआ है, ग्राउंड स्टेट का दिया हुआ है आपको रेफरेंस. सो हीलियम आयन में भी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ग्राउंड स्टेट में है अज्यूमिंगली. ठीक है, सो क्या हो जाएगा n = 1 और आपका z एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम इज 2. So 2.18 into 10⁻⁻18 over 1² into 2². So basically it's 4 into 2.18 into 10⁻⁻18 joules. ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है. Okay, now this is a question on Heisenberg's uncertainty principle. If the position of the electron is measured within an accuracy of ±0.002 nm. ठीक है, इसका मतलब क्या है, दिस इज अनसर्टनिटी इन पोजीशन, क्योंकि पोजीशन 0.002 nm नैनोमीटर ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है असली पोजीशन से. सो डेल्टा एक्स इज 0.002 nm या 0.002 into 10⁻⁻9 meters. So basically this is 2 into 10⁻⁻3. तो कितना हो जाएगा, 9 and 3 12, so -12 meters. ये हो गया आपका डेल्टा एक्स. Calculate the uncertainty in momentum. So delta x into delta p is equal to h/4 pi. ठीक है, for numerical reasons you can ignore the greater than sign here. So delta p is going to be equal to h/4 pi into delta x, that is 6.626 into 10⁻⁻34 over 4 into pi is 3.14 and your delta x is 2 into 10⁻⁻12 meters. इसको सॉल्व करके आपका डेल्टा p आ जाएगा. ठीक है, so you are going to get your delta p into 10⁻⁻23 kg meters per second square. ठीक है, नाउ आपको क्या दिया है, ये आपका अनसर्टनिटी मोमेंटम है और वो कह रहा है सपोज द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एक्चुअल मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना है, h/4 pi into 0.05 nanometers, that is 6.626 into 10⁻⁻34 into 4 into 3.14 into 0.05 into 10⁻⁻9. यहाँ नैनोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट कर दिया है. सो इसको सॉल्व करके आपका एक्चुअल मोमेंटम आ जाएगा. ठीक है, और ये आ रहा है आपका 10⁻⁻24 kg meters per second square. तो वो क्या कह रहा है कि सपोज मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना है तो कोई एक्चुअल इसमें प्रॉब्लम आएगी असली में इस वैल्यू को डिफाइन करने में. अब यहाँ देखिए जो एक्चुअल मोमेंटम है थ्योरेटिकली, ठीक है, इट इज लेसर दैन द अनसर्टनिटी इन मोमेंटम. ठीक है, तो जो असली वैल्यू है वो उसके प्लस माइनस या
अनसर्टेनिटी से भी कम है। तो प्रैक्टिकली आप कभी भी इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम यहाँ पे अगर ये सिचुएशन है तो कभी भी डिफाइन नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। सो यहाँ पे एक छोटी सी टिप है आपके लिए, जब आप हेजनबर्ग के कितने भी न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें आपके लिए ये वाला पोर्शन ज़रूर आएगा सॉल्व करने को, h/4π। तो आप इसकी वैल्यू पहले ही सॉल्व करके रख सकते हो, 6.626 × 10⁻⁻34 over 4 × 3.14। इसको आप सॉल्व कर लो। ठीक है, इसको सॉल्व करके आंसर आता है 5.275 × 10⁻⁻35। ठीक है, सो इस तरह हमने पिछले वीडियो में किया था, क्या किया था हमने, h × c किया था। ठीक है, एंड दिस इज h/4π। आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि मैम इतने सारे शॉर्टकट्स दे रही, याद कैसे रहेंगे, बट वंस यू डू द न्यूमेरिकल्स विद योर ओन हैंड, आपको एक दो न्यूमेरिकल्स करने के बाद आपके दिमाग में ये रजिस्टर हो जाता है। ठीक है, सो यू कैन यूज़ दिस टिप, इट इज़ वेरी यूजफुल। सो आज के वीडियो में हमने डी ब्रॉगली, हेजनबर्ग एंड बोहर के कुछ न्यूमेरिकल्स किए। ठीक है, बोहर न्यूमेरिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिशन्स, right? So in the next video we're going to talk about the most important topic in this chapter, that is quantum mechanics। उसके दो तीन वीडियोस तो होंगे ही, क्योंकि आपको उसमें क्वांटम नंबर्स करना है, आपको उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, एंड जो बाकी न्यूमेरिकल्स बच गए हैं हम उस टॉपिक से रिलेटेड हैं तब करेंगे। ठीक है, मीनवाइल जितना हमने आज किया है प्लीज़ 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 प्रैक्टिस। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आपका होमवर्क मैसेज कर रही हूँ। ठीक है, सो मीनवाइल स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।